फैसल आबाद जड़ावाला रोड से लुंडियावाला तक एक्सप्रेस वे की मंजूरी पर ताजिर खुश। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर चौधरी अजहर ने मंसूबा फैसल आबाद के लिए हुकूमत का पहला तोहफा करार दे दिया। एक्सप्रेस वे के लिए 7 अरब मुख्तस, लाहौर तक सफर 1 घंटे का रह जाएगा। बात करते हैं शराज बट से। शराज, अपडेट कीजिए। जड़ावाला रोड के हवाले से बात करें तो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक का बहाव, ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से करनाल रोड के ऊपर आए दिन जो है वो ट्रैफिक जैम का सामना भी करना पड़ता है। और इसी बात को, इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है कि जो लुंडियावाला तक, जड़ावाला रोड से लुंडियावाला तक एक्सप्रेस वे की तर्ज पर एक शाहराह जो है वो तामीर की जाएगी, उसका प्रोजेक्ट भी मंजूर हो चुका है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से हुकूमत वक्त से, इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, MP MNA से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको पाया तकमील तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाए। चौधरी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त शहर के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है? आपको शायद पता होगा कि चंद दिन पहले फर्रुख हबीब साहब आए थे हमारे चैम्बर में, और फर्रुख हबीब साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जब अनाउंस किया तो उन्होंने इसको भी अनाउंस किया कि जड़ावाला रोड जो है अब्दुल्लापुर से लेके मकुआना तक रिहेबिलिटेट की जाएगी, और मकुआना से लेके और लुंडियावाला तक एक डबल एक्सप्रेस वे के थ्रू ये इसको अब्दुल्लापुर से ऑनवर्ड लुंडियावाला तक फिर ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उनका कहना ये था कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गया, टेंडर भी हो चुका है मकुआना तक। उससे आगे उन्होंने कहा 7 अरब रुपया अप्रूव हो गया है और ये प्रोजेक्ट जल्द आने वाला है। जब और दोस्तों ने एम्फेसाइज किया इसके ऊपर कि सर इसकी तो बड़ी सख्त ज़रूरत है, बहुत शदीद किस्म का दबाव है उस ट्रैफिक का, इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उस तरफ लेबर भी जड़ावाला से बेइंतहा आती है, डेली लेबर आने जाने वाली बेइंतहा परेशान है। तो उसके सिलसिले में फिर उन्होंने कहा कि हमें भी अंदाज़ा है कि हमारे पास अब सिर्फ 1.5 साल रह गया है और हमें इस के अंदर अंदर करना है। लेकिन फिर उनका ब्यूरोक्रेसी के फॉलोअप्स को आप सब समझते हैं, तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको मेक श्योर करेंगे कि इस 1.5 साल के अंदर लुंडियावाला तक ये एक्सप्रेस वे, एक नया एक्सप्रेस वे फैसलाबाद को दिया जाए। तजावुज़ात हैं और इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक का बहाव है जड़ावाला रोड के ऊपर जो इस वक्त गुजरना इंतहाई मुश्किल होता है, जितनी वो टूटी हुई है सड़क, तो क्या कहेंगे इसके समारात ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को हासिल होंगे शहर के, बल्कि इसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी भी जो है वो भी इससे जो है मुस्तफीद हो पाएगी? डेफिनेटली शराज साहब, मैं फिर एक बार सिटी 41 को अप्रिशिएट करूंगा कि वो लोग, आप लोग कम से कम शहर के इन मामलात को उठाते हैं। टूटने का मतलब तो इस वक्त तक जड़ावाला रोड ये हो चुका है कि रोड का नाम खत्म हो गया, रोड तो लगती नहीं है। थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, टूटीवाला क्रॉस करें तो लगता है रोड नाम की चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पर जाने के लिए। इस वजह से आप ये देख लें कितनी लूम इंडस्ट्री है उस तरफ, कितनी ज़्यादा ये हमारी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है उस तरफ, कितनी ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक उस तरफ को जाती है, रिहाइश भी हो रही है, रिहायशी कॉलोनियाँ भी बहुत आ रही हैं उस तरफ, तो प्रेशर तो बहुत बढ़ गया है। और उसकी अब अगर मोटरवे के लिए रास्ता खुल जाए तो एक तो 1 घंटे का सफ़र जो है ना 1.25 घंटे का रह जाता है लाहौर का। 80 किलोमीटर का फ़र्क, खुद फर्रुख हबीब साहब ने रिकमेंड किया कि 80 किलोमीटर का फ़र्क कम हो जाएगा, जिससे फ्यूल की बेइंतहा बचत होगी, फ्यूल की बेइंतहा भी बचत होगी। इसके साथ साथ कारोबारी हजरात जो कि यौमिया बुनियादों पर या हफ्तावार जो सफ़र करते हैं लाहौर का, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी। एक्सप्रेस की वे की मंजूरी के लिए ताजिर खुश हैं। बहुत शुक्रिया अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, बढ़ते किराए, ओवर चार्जिंग की शिकायत। मुसाफिरों का मई 2020 के लिए नया किरायानामा न बनाने का शिकवा। 18 माह में बस मालिका ने खुद साख्ता किराए में 60 से 70% इजाफा किया। एयर कंडीशन बसों के किराए का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं। मज़ीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ें या ना बढ़ें, किराया तो बढ़ना ही होता है। और अफसोस की बात यह है कि पिछले 1.5 साल में नया किरायानामा ही जारी नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई बार अतार चढ़ाव आया और अब सूरत हाल ये है कि अगर हम गुज़िश्ता 18 माह की बात करें तो 60 से 70% तक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, जिसके सबब किराए में भी जो है वो इजाफा हुआ है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा किस हद तक किराया बढ़ गया है? किराए के साथ साथ दूसरी एशिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तेल में इजाफा हो गया है। और किराया, पहले तो हम खुशी से अपने रिश्तेदार वगैरह को मिलने चले जाते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से, किराया ज़्यादा हो जाने की वजह से अब बहुत मुश्किल हो गया है, घर से निकलना ही 2 बार हो गया है। जी
बिल्कुल, ये एक आम आदमी की आवाज़ है और ये सरकारी लारी अड्डा है जहां पर मुसाफिर जो हैं वो मजबूरी के बायस ही यहाँ पर पहुंचते हैं और सफ़र करते हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, किराया बढ़ता जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत भी यकीनन महंगी हैं। हुकूमत ने अभी तक मई 2020 के बाद किरायानामा ही जारी नहीं किया। किस तरह किराए जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं? असल में किरायानामा जो है वो हर 15 दिन के बाद चेंज नहीं हो सकता। पहले होता था सालाना होता था, सालाना पेट्रोल बढ़ता था, तेल बढ़ता था, तो वो सालाना हमें अथॉरिटी जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बना कर देती थी, वो हर बस के अंदर लगा होता था। इसका पता ही नहीं चलता, 15 दिन के बाद ओगरा जो कर रहा है आपके सामने है सारा कुछ, और महंगाई आपके सामने है, मतलब कि सारा तेल भी आपके सामने। अभी तक लाल पाप कह रहे हैं बस कम, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम ज़्यादा लें, बिल्कुल ज़्यादा तो है ही नहीं, पूरा भी नहीं ले रहे, अभी तक भी पूरा नहीं ले रहे, आप यकीन माने अभी तक भी पूरा नहीं ले रहे। लेकिन महंगाई ने आपके सामने जो हुआ, तेल ने जो आवाम के साथ किया, जो ट्रांसपोर्टरों के साथ किया, हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, इसके बहुत स्पेयर पार्ट्स बढ़ रहे हैं। मैं क्या करूं, आप बता नहीं सकता कि ये हालात। ये सब पिछले चंद महीनों में किराए में खासा इजाफा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि ये मुतनासिब इजाफा है? जितना तेल महंगा हुआ है उतना ही किराया महंगा हुआ है, क्योंकि हर बंदा चीख रहा है अब तो। देखें, मैं कहता हूं कोई आदमी भी सरकारी तौर पर गाड़ी ले ले, या हम उसको हिसाब अपना दे सकते हैं, कोई भी हमारे ड्राइवर क्लीनर उनको ले लें, बेशक किसी भी जगह पर, जो वो निकाल दे जो आज से साल पहले या 2 साल पहले वो बचता था, वो भी नहीं बचता। अब हालात जो है ना, तकरीबन 6 महीने से ये है, हमारे हालात जो है ये है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसका किरायानामा बना के हर बस में लगाया जाए, तो वो सालाना तेल बढ़ाए, सालाना, फिर अथॉरिटी हमें वो किरायानामा बनाकर दे, हम बसों में लगाने के लिए तैयार। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर लंबे अरसे के लिए किरायानामा जो है वो तजवीज़ किया जाए। रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा सरकारी DHQ अस्पताल फेस्को का नादहिंदा निकला। 6 माह गुजर गए, DHQ अस्पताल एक पाई भी अदा न कर सका। अस्पताल के जिम्मा 1 करोड़ से जायद बिल वाजिबुल अदा है। फेस्को की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा सरकारी DHQ अस्पताल फेस्को का डिफ़ॉल्टर निकला है। फेस्को के हवाले के जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक 6 माह से जो है वो DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने बिल जमा नहीं करवाया, जिस पर उनको नोटिस भी भिजवा दी गए हैं। इसी हवाले से एक्शन से बात करते हैं और आबिद से जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि कितना बिल जो है वो वाजिबुल अदा है DHQ के ज़िम्मे, और दीगर जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको भी नोटिस दिए हैं आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैं 41 चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने जहमत की और हमारे यहाँ हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि, और जैसे कि दिसंबर क्लोजिंग भी चल रही है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी बशीर अहमद साहब, हमारे CCO साहब, हमारे SC जंग सर्कल नजर डब साहब, उनकी खसूसी हदायत पे भी हम लोग ना, जैसे दिसंबर क्लोजिंग एंगल से स्पेशल कैंपेन भी चली हुई है कि पर्टिकुलरली अगेंस्ट डिफ़ॉल्टर्स के, जिन लोगों ने डिपार्टमेंट फेस्को की सप्लाई यूज़ की है और वो पेमेंट नहीं कर रहे, इनमें से मैं बाकी प्राइवेट लोगों के अलावा मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में से जो DHQ हमारा हॉस्पिटल है, ये तकरीबन 7 से 8 माह से हमारे डिफ़ॉल्टर चला आ रहा है। अभी भी राउंड अबाउट ये 132 के करीब ना 1 करोड़ 32 लाख की डिफ़ॉल्ट कर रहा है ये। अभी इनका करंट बिल आना ही है। पिछली अमाउंट इनकी जो है हमारे पास 1 करोड़ 1 लाख है जो स्टैंड बाई। इनको हम सेवरल नोटिस भी सर्व कर चुके हैं ताकि किसी भी परेशानी से ये बच सकें। अब मैं 41 के सोर्स के ज़रिए भी इनको मैसेज री अगेन अपना दे रहा हूँ कि हम, ताकि हम मजबूर ना हो इनकी सप्लाई डिस्कनेक्शन के लिए, है ना, और हमारी ये पेमेंट की जाए। इसी तरह मैं बाकी सार्फिन से भी मुल्तमस हूँ कि वो लोग भी अपने जो डिफ़ॉल्टर हमारी है हमें वो पे करें, और जो हमारे करंट बिल हैं जो आ रहे हैं उनकी अदायगी को बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाए ताकि बिला तातुल सप्लाई फराहम की जा सके। जी बिल्कुल, एक्सियन राव आबिद का यही कहना है कि DHQ अस्पताल इंतजामिया के ज़िम्मे 1 करोड़ रुपये से जायद का बिल वाजिब अदा है। उनको नोटिस भिजवाए गए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूरन उनको जो है उनके कनेक्शन भी मुनक़ते किए जा सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि SC फेस्को सर्कल और चीफ ऑफिसर की हिदायत पर ऐसे डिफ़ॉल्टर जो बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी कर दिया। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। थाना मिल्लत टाउन के इलाका बावाचक में खवातीन पर तशद्दुद, बरहना और नाजेबा वीडियोज वायरल होने का मामला
सिटी 41 मरकजी मुल्जिम सद्दाम से गुफ्तगू करने में कामयाब। मेरिट पर तहकीकात करें, आला हुकाम से इंसाफ की अपील है, मुल्जिमान की दुहाई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हम चाहते हैं कि हम कारोबारी लोग हैं, आपने सबने देखा है, तो इसलिए हमें रिहा कर दिया जाए। बस हमें इंसाफ की अपील है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हम कारोबारी लोग हैं, आपने सबने देखा है, तो इसलिए हमें रिहा कर दिया जाए। बस हमें इंसाफ की अपील है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इक़दाम। चन्योट में खवातीन के लिए दारुल अमान बनाने का फैसला। दारुल अमान की तामीर नौ के लिए 5 करोड़ 13 लाख के फंड्स मंजूर। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जानिब से मरासला जारी। खवातीन के दारुल अमान की तामीर का मंसूबा ADP स्कीम में शामिल। दारुल अमान की तामीर का मंसूबा जून 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब ने चन्योट में खवातीन के लिए दारुल अमान बनाने का फैसला किया गया। चन्योट में खवातीन के दारुल अमान की तमीर 9 के लिए 5 करोड़ 13 लाख के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। चन्योट में दारुल अमान की तामीर का मंसूबा जून 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CNW फैसलाबाद डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चन्योट को मरासला जारी कर दिया गया है। चन्योट में खवातीन के दारुल अमान की तामीर का मंसूबा ADP स्कीम 2021 और 22 में शामिल है और ये महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से यकीनन चन्योट की शहरी के लिए ऐसा इकदाम है। जी ऐसा इकदाम है ये मंसूबा। शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया की अहली तहसील 18 हजारी का इलाका वासू में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। मज़ीद जानते हैं अबू तराब से। जी अबू तराब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त 18 हजारी के पोश इलाके वासू अस्ताना में मौजूद हूँ और 18 हजारी में बखर रोड पर ये जो शहर है वाक़ है, लेकिन इस शहर को मुसलसल ही नज़रअंदाज किया जाता है। ज़िला कौंसल हुकाम की जानिब से यहाँ पर इस शहर की बेहतरी के लिए कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम हो या कूड़ा क्रिकेट के ढेर के मसाइल हों, सिटी 41 ने हमेशा ही कोशिश की है कि यहाँ पर शहरियों की आवाज़ बनाई जाए। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो मरकज़ी बखर रोड है और यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर कचरा जो है वो यहीं पे फेंका जाता है, शहर का कूड़ा यहीं पे फेंका जाता है। कूड़ा स्टैंड बना हुआ है और मरकज़ी बखर रोड के पास जो है इस कूड़ा क्रिकेट को उठाने के लिए शायद इंतज़ामिया के पास वक्त नहीं है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, किस तरीके से आप रहते हैं? बदबू और ताफन से खड़ा होना भी महाल है यहाँ पे। सबसे पहले तो बात ये है कि मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ, हमारी आवाज़ को उठाया। ये मेरी हालत ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे सड़क के किनारे पे बैठा होता हूँ और इतनी धूल होती है कि खुदा की कसम हम बदबू से और इस धूल गट्टे से हम इतने परेशान हैं कि हम TB के और उसके दमे के मरीज हो चुके हैं। मेरे भाई, क्या मैं वो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ? क्या मैं टैक्स नहीं देता? मैं यहाँ इस इलाके का जगह पर ताफुन फैला हुआ है, जगह जगह पे पानी के वो पानी देखो, गंदा पानी, लोगों के घरों में मच्छरों के लिए मसाइल है। और शुक्रिया अबू तराब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन के खिलाफ बड़ा फैसला। एक से जायद कनेक्शन लेने वालों के इजाफी कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी कर दिए गए। फेस्को में लाखों सार्फिन ने घरों पर एक से जायद कनेक्शन ले रखे हैं। सार्फिन ने बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से कम यूनिट इस्तेमाल होने की बुनियाद पर ज्यादा कनेक्शन लिए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमतों से बचने के लिए भी ज्यादा कनेक्शन हासिल किए गए। सार्फिन ने मुतलका दफातर से डिमांड नोटिस लेकर दीगर कनेक्शन ले रखे हैं। एक से ज्यादा कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत जारी। फहरिस्त मुरतब करके वजारत पावर डिवीजन को अरसाल की जाएगी। बात करते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है कि फेस्को समेत बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में वो सार्फिन जिन्होंने एक से जायद कनेक्शन हासिल कर रखे हैं और वो खिलाफ ज़ाब्ता हैं, जिनको कवानीन का बरक्स लगाया गया है, तो उन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिर्फ फेस्को की अगर बात की जाए तो लाखों की तादाद में ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने अपने बिल्स है कम करने के लिए और अपना जो बिल्स का स्लैब रेट है वो नीचे करने के लिए इजाफी कनेक्शन लिए और फेस्को ने उसको सैंक्शन भी किया और उनके जो घर हैं उस पर उसकी इंस्टॉलेशन भी की। तो अब
پاور ڈویژن کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ صارفین جنہوں نے خلاف ضابطہ کنیکشن لیے ہیں تو فوری طور پر منقطع کیے جائیں اور اس کی فہرست جو ہے وہ پاور ڈویژن کو ارسال کی جائے۔ تو ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک صارف نے اگر کسی پریمسز پہ دوسرا یا تیسرا کنیکشن لینا ہے تو اس کے لیے 3 جو قوانین موجود ہیں کہ ایک اس کا گیس کا کنیکشن دوسرا ہونا چاہیے اور دوسرا جو قانون ہے اس کے مطابق علیحدہ انٹری ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر جو کنیکشن ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں جس پر آپ ایک صارف ایک بجلی کنیکشن استعمال کر سکے گا۔ شاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ چنیوٹ شہر کے اہم چوک چوراہوں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم، جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہونے سے مارکیٹ کا رخ کرنے والی خواتین کا گزرنا بھی محال ہو گیا، جبکہ کچہری روڈ منڈی باوا لال چوک میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر۔ جی بالکل، چنیوٹ شہر کے دیگر چوک چوراہوں سمیت منڈی باوا لال چوک میں رکشوں کی بھرمار ہے، جس کے باعث نہ صرف خواتین کا بازاروں میں پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے بلکہ جو دکاندار ہیں ان کے آگے رکشہ کھڑا ہونے کے باعث جو دکانداری ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈ چنیوٹ میں بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی پریشانی ہے، دکانداروں کو بھی پریشانی ہے، کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، رکشہ سٹینڈ کے حوالے سے بہت تکلیف ہے۔ اس وقت یہاں پہ پرائیویٹ رکشہ سٹینڈ ہی بنے ہوئے ہیں، رکشہ ڈرائیور جو ہے دکانوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کاروبار بھی لوگوں کو متاثر ہوتا ہے اور اس میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کو بہت مشکلات ہوتی ہے۔ ٹریفک اہلکار کوشش کرتے ہیں، 1-2 اہلکار سے نہیں کام چلتا، یہاں پہ ایک پورا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے، مضبوط ایک نظام ہو جس کے تحت اس میں رکشہ والوں کو میں بند کیا جائے، ون وے کیا جائے، اس میں مختلف جو شاہراہات ہیں ان کو، تاکہ نظام صحیح چل سکے۔ اور چھٹی کے وقت میں خاص کر بہت تکلیف ہوتی ہے، بچیوں کا اسکول بھی ہے کچہری روڈ پہ، وہاں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اور ایک دم سے رش لگ جاتا ہے، بچیوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے اور مدرسہ بنات بھی ہے۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ کو چاہیے کہ ایک پورا میکنزم بنایا جائے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ ٹیم کے اور جو ہے لوکل انتظامیہ اس کے ساتھ، تاکہ ایک نظام بہترین طریقے سے چل سکے اور ٹریفک کی روانی بھی رہے اور لوگوں کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو۔ بالکل، کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کی عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ ایف بی آر نے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے خلاف 21 برس قبل آخری جنرل سروے کروایا۔ ایف بی آر نئے ٹیکس گزاروں کو ڈھونڈنے کے لیے 2 دہائیوں سے سروے نہ کر سکا۔ مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کو ڈھونڈنے اور پہلے سے موجود افراد کی جو کاروبار کا تخمینہ لگانے کے لیے جنرل سروے کروایا جاتا ہے، مگر فیصل آباد میں آخری سروے جو ہے وہ سن 2000 میں کیا گیا، مگر اس کے بعد 21 برس گزر چکے۔ فیصل آباد جو کہ پاکستان کا ایک بڑا صنعتی شہر ہے، یہاں پہ ایف بی آر کی جانب سے جنرل سروے نہ کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں، اور بہت ہی بڑی تعداد میں ایسے افراد بھی ہیں جن کی آمدن کئی گنا اضافہ ہوا مگر ان کی جانب سے آمدن کم ظاہر کروائی جاتی ہے، مگر ایف بی آر کی جانب سے ایسے افراد کا سراغ لگانے کے لیے جنرل سروے نہیں کروایا گیا۔ 21 برس ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے اور ٹارگیٹڈ سطح پہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں، گاڑیاں ہیں۔ شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کو بتاتے ہیں ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300 پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ پر انکوائری بٹھا دی۔ انکوائری کمیٹی 5 روز کے اندر حقائق سامنے لائے گی۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300 پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ کا معاملہ ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ پر انکوائری کمیٹی بٹھا دی۔ انکوائری کمیٹی 5 روز کے اندر حقائق سامنے لائے گی۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300 پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ کے معاملہ پر ریلوے ہیڈ کوارٹر نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے۔ انکوائری کمیٹی 5 روز کے اندر حقائق سامنے لائے گی۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی نے پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ کی نشاندہی کی تھی۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300 پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ کر کے مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو چونا لگایا گیا تھا۔ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پابندی کے باوجود پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کی مبینہ ملی بھگت سے جو ہے وہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300۔ شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
डिप्टी कमिश्नर चन्योट आसिम जावेद का पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रांजिट पॉइंट्स पर पोलियो टीमों की वर्किंग का जायजा लिया। बात करते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार। में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है, जिसका जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद ने जो शहर में पोलियो टीमें काम कर रही हैं उनका इंस्पेक्शन किया है। ट्रांजिट पॉइंट्स पे जो टीमें मौजूद हैं वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड भी चेक किया है और जो टीमें हैं उनकी हाजिरी भी चेक की है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर भी टीमों को चेक किया है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना है कि इस 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान जो टारगेट है 2,39,000 से ज़ायद बच्चों का, इसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। 1080 टीमें इस वक्त पोलियो मुहिम में ज़िला चिन्योट में हिस्सा ले रही हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनके जो तमाम इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना है कि जो शहरी हैं अपने 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मर्ज से मुकम्मल। वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लालिया में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज जारी। तहसील भर में 72,854 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लालिया में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का जो दूसरा रोज़ है वो जारी है और इसके लिए तमाम तर जो टीमें हैं मुतहरक नज़र आती हैं। तहसील भर में 72,854 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। और जहाँ तक आपने टीमों के बारे में पूछा तो आपको बताते चलें कि तहसील लालिया के अंदर मजमूई तौर पर 359 जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं जो तमाम तर जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और इसके अंदर 330 मोबाइल टीमें हैं जबकि 15 फिक्स टीमें और 14 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं जहाँ पर जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। और इस वक्त भी घर घर जाकर जो मोबाइल टीमें हैं वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि DDHO डॉक्टर शफकत रहमान का कहना है कि मूजी मर्ज पोलियो से बचाव के लिए तमाम तर जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पर। शुक्रिया अजमत बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो आपको बताएं, बल्दियाती एक्ट की मंजूरी और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान राह हक पार्टी पंजाब के सदर शेख इकबाल और पार्लिमानी सेक्रेटरी मौलाना मुआविया आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान राह हक पार्टी पंजाब की जानिब से भरपूर हिस्सा लेने के लिए पुरअज़्म। हमारे पंजाब के सदर शेख मोहम्मद इकबाल साहब ज़रा ताख़ीर से पहुँचे और इनकी वजह से मुझे भी थोड़ी ताख़ीर हुई, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। आज हमने आपको जिस अहम मीडिया टॉक के हवाले से ज़हमत दी है उसमें हमारे पेश नज़र मुल्क के अंदर जारी पाकिस्तान राह हक पार्टी के हवाले से कुछ सरगर्मियां हैं जिनको हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के तवस्सुत से हम पूरे मुल्क के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान राह हक पार्टी के पंजाब के सदर शेख मोहम्मद इकबाल साहब और हमारे ज़िली और सिटी और इलाके के ज़िम्मेदारान भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम नदीम अकरम साहब हमारे ज़िली रहनुमा हैं, मोहतरम नईम साहब हमारे ज़िली रहनुमा हैं, अली रहमान साहब हैं और इसी तरह हमारे रियाज शाहिद साहब हैं, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, खालिद निसार साहब और बात साथी जिनसे आप गाहे बगाहे मिलते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पूरे मुल्क में एक इंतज़ार था कि नया एक्ट किस नोयत का होता है और उसमें इंतखाबात का तरीक़ाकार जो हुकूमत वज़ा करेगी वो क्या होगा। तो गुज़िश्ता कल ये ख़बर हम तक पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है उस पर गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए और उसकी मुमकिन तौर पर जो तरतीब दी गई तहरीरी तौर पर चीज़ें हैं वो हमें मौसूल हो चुकी हैं। हमने जमात की मुख्तलिफ़ सतह पर जो हमारी कमेटियां हैं जो आने वाली चीज़ों को पढ़ती हैं देखती हैं उन्होंने उसको बगौर पढ़ा है, देखा है और उस सारी सूरत हाल में दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि तहसील और ज़िला की सतह पर जितने भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट आवाम से वोट लेंगे। तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट आवाम से वोट लेना बल्दियाती इंतखाबात का सही हुस्न है और वो जो एक ख़रीदो फ़रोख्त और जो एक मंडी का सा माहौल पैदा होता था, मुंतखब काउंसलर्स, मुंतखब नाज़िमीन। अब आपको बताएं, बार एसोसिएशन शोरकोट के 2022-23 के सालाना इंतखाबात
उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कागजात चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बार एसोसिएशन शोरकोट मेहर इकबाल कोढन को जमा करा दिए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बार एसोसिएशन शोरकोट के सालाना होने वाले इंतखाबात की जो गहमा गहमी है वो तेज़ हो चुकी है। इसी सिलसिले में उम्मीदवारान की जानिब से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला है वो भी जारी है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मार इकबाल, उनके पास दोनों ग्रुपों की जानिब से कागजात भी आज जमा करवाए गए हैं। तो मेरे साथ मार इकबाल साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि आज दोनों ग्रुपों की जानिब से कागजात जमा करवाए गए हैं, इलेक्शन कितना साफ व शफाफ करवाया जाएगा? इंशाल्लाह जी पंजाब बार काउंसिल के अहकामात के मुताबिक पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से शफाफ करवाऊंगा मुनक़िद। किसी को इंशाल्लाह मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कितने ग्रुप सामने आ रहे हैं? 2 ग्रुप हैं जी, रिवायती ग्रुप 2 ही हैं तकरीबन। तो एक तरफ से नईम साहब का सदर हैं जी, इनके ग्रुप है, इनका उम्मीदवार हैं राशिद अली साहब हैं। दूसरे ग्रुप की तरफ से कलब खान सियाल हैं जी सदर के उम्मीदवार। बाकी नायब सदर और दूसरे हैं उम्मीदवार। तो अभी आज दरखास्तें आई हैं, इंशाल्लाह स्क्रूटनी के बाद फाइनल हम देंगे। जो भी हुआ फिर आपको इंशाल्लाह मज़ीद इसके बढ़ाएं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरे मेंबरान बोर्ड की तरफ से तमाम उम्मीदवारान जो हैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। हक़ाइक़, लीगैलिटी और सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल की हिदायत को मुकद्दम रखा जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि दोनों ग्रुपों की जानिब से एक जानिब जो है वो प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार जो हैं चौधरी राशिद अली एडवोकेट की जानिब से कागजात जमा शुक्रिया करवाए गए। शहजाद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।